और इस वक्त सीधे रुक करते हैं, मायावती इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही हैं। और मेरे जन्मदिन को पूरे देश भर में बहुजन समाज पार्टी के लोग व उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार के रहते हुए सरकार द्वारा भी सपा व इनके सरकार की तरह शाही अंदाज में नहीं मनाते हैं और ना ही इनकी तरह प्रदेश की गरीब जनता का सरकारी धन पानी की तरह बहाते हैं। बल्कि पूरे देश भर में हमारी पार्टी के लोग पार्टी स्तर पर और यहाँ उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार के रहते हुए भी मेरा जन्मदिन हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायणा गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि की सोच व मूवमेंट को ध्यान में रखकर ही इसे विभिन्न स्तर पर जन कल्याणकारी दिवस के रूप में, पीपल्स वेलफेयर डे के रूप में मनाते हैं। जिनके बताए हुए रास्तों पर चलकर मैंने इनकी सोच व मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व पंजाब, इन तीनों राज्यों में विधानसभा के आम चुनाव घोषित होने की वजह से जहां हमारी पार्टी अकेले ही अपने बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है, तो अब यहाँ चुनाव आचार संहिता का पूरा पालन व सम्मान करते हुए इस बार हमारी पार्टी के लोग लाख चाहते हुए भी यहाँ अपने अपने क्षेत्रों में वर्तमान में नोटबंदी की वजह से और भी ज़्यादा परेशान हालत में चल रहे सर्व समाज में से खासकर गरीब, कमजोर, लाचार, असहाय व बीमार आदि जरूरतमंद लोगों की किसी भी रूप में आर्थिक मदद नहीं कर पा रहे हैं, खास तौर से इन तीनों राज्यों में। अर्थात इन तीनों राज्यों में हमारी पार्टी के लोग बहुत सादगी से ही यहाँ मेरा जन्मदिन मना रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ मैं इन तीनों राज्यों को छोड़कर बाकी पूरे देश में जहाँ हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, तो वहाँ मैं अपनी पार्टी के लोगों से ये भी अपील करती हूँ कि वे मेरा जन्मदिन पूर्व की तरह ही अपने क्षेत्रों में व खासकर इस समय चल रहे नोटबंदी के सीजन में भी अपने सामर्थ्य को देखते हुए विशेषकर गरीब, कमजोर, लाचार, असहाय व बीमार आदि इन सभी जरूरतमंद लोगों की विभिन्न रूपों में आर्थिक मदद करके इसे जन कल्याणकारी दिवस के रूप में ही मनाएं। जिनके हित व कल्याण के लिए हमारी पार्टी हमेशा ही गंभीर व संघर्षरत भी रहती है। और अब मैं पूरे देश भर में अपनी पार्टी के लोगों का व शुभ चिंतकों का भी, जो आज मेरा जन्मदिन जिस भी रूप में व जिस स्तर पर भी मना रहे हैं, तो उनका मैं हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और साथ ही इस मौके पर भी मैं उन्हें नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भी देती हूँ। इसके साथ साथ इनको यहाँ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि हर वर्ष आज के ही दिन मेरे जन्मदिन के शुभ अवसर पर बीएसपी की मूवमेंट को गति देने के खास उद्देश्य से ही मेरे खुद के द्वारा लिखित पुस्तक मेरे संघर्ष में जीवन
एवं बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा के हिंदी व अंग्रेजी संस्करण का एक साथ ही विमोचन भी किया जाता है, जो पूर्व की तरह इस बार भी रिलीज की जा रही है। इसका विमोचन किया जा रहा है, लेकिन इसके रिलीज करने से पहले मैं मीडिया के माध्यम से खासकर उत्तर प्रदेश की जनता का ध्यान वर्तमान में यहाँ प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव को मद्देनजर रखते हुए पार्टी व जनहित में कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में मैं खासकर कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि इन सभी विरोधी पार्टियों के बारे में ये कहना चाहूँगी कि इन्होंने प्रदेश में ये चुनाव घोषित होने से कुछ महीने पहले तक यहाँ किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके प्रदेश की जनता को अपने पक्ष में करने की भी पूरी कोशिश की है। और इसके लिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा खराब हालत में व ऑक्सीजन पर चल रही कांग्रेस पार्टी ने भी यहाँ अपनी रथ यात्रा व खाट सभा आदि का भी खूब अभियान चलाया है, जिसमें प्रदेश की जनता को अनेकों प्रलोभन भरे आश्वासन भी दिए गए हैं। जबकि इस मामले में सच्चाई ये है कि इन्होंने आज़ादी के बाद से लेकर अब तक देश में अपने किसी भी कांग्रेस शासित राज्य में व केंद्र की सत्ता में भी लंबे अरसे तक बने रहते हुए भी उन्हें यहाँ उत्तर प्रदेश में भी पूरा नहीं किया है। जो भी इन्होंने आश्वासन अपने रथ यात्रा के दौरान या फिर खाट सभा के दौरान जो भी इन्होंने आश्वासन उत्तर प्रदेश की जनता को बीच बीच में दिए थे। जबकि कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के बाद शुरू में अकेले ही यहाँ उत्तर प्रदेश में लगातार लगभग 37 वर्षों तक और केंद्र में भी लगभग 54 वर्षों तक राज किया है, जिसके कारण ही अब उत्तर प्रदेश की जनता ने इनके इस अभियान के दौरान इनकी किसी भी बात को गंभीरता से नहीं लिया है। इसके साथ ही जहां तक बीजेपी का सवाल है तो इस पार्टी की नीतियों व कार्य प्रणाली के बारे में भी हमारी पार्टी का ये मानना है कि केंद्र में लगभग पिछले 2.5 वर्षों से चल रही बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने लोकसभा चुनावी वायदों का अभी तक लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, जिसमें खासकर देश में गरीबी, महंगाई व बेरोजगारी को खत्म करने एवं बिजली 24 घंटे व सस्ती देने तथा रोजमर्रा की सभी जरूरी वस्तुएं सस्ती करने व मजदूरों, किसानों, कर्मचारियों, छोटे कारोबारी लोगों की समस्याओं को दूर करने एवं गरीब बेघर लोगों को 2 कमरों के पक्के फ्री मकान बनाकर देने आदि के साथ ही केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने पर केवल 100 दिनों के अंदर ही विदेशों से सभी काला धन अपने देश में वापस लाकर फिर उसमें से पूरे देश के प्रत्येक गरीब परिवार के हर गरीब सदस्य को 15 से 20 लाख रुपए देने का भी इनका ये मुख्य चुनावी वायदा था। लेकिन इनके ये सभी लोकसभा चुनावी वायदे अब केंद्र की सरकार के एजेंडे से अधिकांश गायब हो गए, उनका कुछ अता पता नहीं है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश की लगभग 22 करोड़ जनता में भी इनके खिलाफ जबरदस्त नाराजगी व आक्रोश व्याप्त है। हालांकि शुरू में इन्होंने अपनी इस कमजोरी पर से उत्तर प्रदेश की जनता का ध्यान बांटने के लिए अपनी पुरानी मित्र पार्टी अर्थात समाजवादी पार्टी के मिलीभगत से कभी यहाँ संस्कृति, यहाँ का जो कल्चर है, कभी यहाँ संस्कृति व कट्टरवादिता के नाम पर, तो कभी देशभक्ति व राष्ट्रवाद के नाम पर, तो कभी सर्जिकल स्ट्राइक आदि के नाम पर भी किस्म किस्म की नाटकबाजी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। किंतु
इन सब में इनको कोई खास सफलता नहीं मिलने की वजह से तब फिर इन्होंने व खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तथा इनके केंद्रीय मंत्रियों ने भी उत्तर प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव नजदीक आते हुए देखकर फिर अपने ताबड़तोड़ दौरों में यह असंख्य घोषणाएं व शिलान्यास आदि करने की पूरी बाढ़ ही लगा दी थी। ये भी किसी से छिपा नहीं है, आप लोगों को भी मालूम है। लेकिन इन पर भी प्रदेश की जनता का भरोसा जमते हुए ना देखकर तब फिर इन्होंने अंत में थक हार कर अपनी इन कमियों व विफलताओं पर से प्रदेश की जनता का ध्यान बांटने के लिए एक सोची समझी रणनीति व षड्यंत्र के तहत ही अपने राजनीतिक स्वार्थ में यहाँ उत्तर प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव घोषित होने से कुछ समय पहले अपने जन्मदिन के मौके पर मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। कांग्रेस को निशाने पर लिया और इसी के साथ ही समाजवादी पार्टी और बीजेपी को भी निशाने पर लिया। लेकिन साथ ही साथ मायावती ने यह भी कहा कि मेरा जन्मदिन एसपी की तरह शाही अंदाज में नहीं बनाया जाता, सादगी से मेरा जन्मदिन बनाया जा रहा है। और मायावती ने यह भी कहा बीएसपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कि मेरे जन्मदिन को अलग अलग राज्यों में लोक कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाए। मोदी सरकार ने वादे नहीं पूरे किए, ये आरोप मायावती ने लगाया। और साथ ही ये भी कहा कि अखिलेश सरकार ने लूटा है उत्तर प्रदेश की जनता को। मेरा जन्मदिन सादगी से मनाते हैं पार्टी के कार्यकर्ता और मेरा जन्मदिन शाही नहीं होता है, जैसा कि समाजवादी पार्टी में होता है वैसा नहीं होता है मेरा जन्मदिन शाही। ये मायावती ने कहा। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। मायावती ने सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया है। 402 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। 403 सीटें हैं विधानसभा की। और साथ ही साथ ऐसे में मायावती का जन्मदिन जिस तरह से शाही अंदाज में बनाया जाता है उसको लेकर सभी की नजरें थी कि आज मायावती के जन्मदिन को कैसे बनाया जाएगा। मायावती ने कहा कि शाही नहीं होता मेरा जन्मदिन, सादगी से मनाया जाता है। एक बार फिर से रुक करते हैं लखनऊ का, जहां मायावती बोल रही हैं कि इस बात में अब काफी कुछ सच्चाई इसलिए भी हमें नजर आ रही है क्योंकि जब गत वर्ष में हमारी पार्टी व परिवार के कुछ सदस्यों द्वारा एक रूटीन में नियमों के तहत ही बैंक अकाउंट में जमा किए गए धन को भी बीजेपी व केंद्र की सरकार ने एक सोची राजनीतिक साजिश के तहत इसे जबरदस्ती मीडिया में ऐसे उजागर करवाया जैसे कि हमारा ये धन काले धन से जुड़ा हो। तो तब फिर मैंने दिनांक 27 दिसंबर को मीडिया में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को ये कहा था कि यदि बीजेपी व खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी में वास्तव में थोड़ी सी भी ईमानदारी व सच्चाई है और वे पूरे तौर से अपने आप को बेदाग व दूध के धुले हुए समझते हैं तो फिर इनको अपने इस नोटबंदी का फैसला लागू करने से पहले के पूरे 10 महीनों का और 8 नवंबर के बाद का अब तक का भी अपनी पार्टी का व अपने वरिष्ठ राष्ट्रीय नेताओं का तथा अपने चहेते बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों के बैंक अकाउंट में कितना धन जमा हुआ है और इस दौरान किन किन कार्यों पर कितना खर्च किया गया है तो उसका भी पूरा हिसाब किताब मीडिया के जरिए पूरे देशवासियों के सामने जरूर उजागर किया जाना चाहिए। ये बात मैंने 27 दिसंबर को, शायद आप लोगों को मालूम है, आपके माध्यम से मैंने इन लोगों को कही थी। लेकिन अपने आप को हरिचंद व दूध के धुले हुए कहने वाले इस बीजेपी एंड कंपनी के लोगों ने अपने इस तमाम हिसाब किताब को आज तक भी मीडिया आदि में पूरे देशवासियों के सामने उजागर नहीं किया है। इससे इनकी ईमानदारी व बेदाग होने का भी सही पर्दाफाश होता है कि ये लोग कितने ईमानदार हैं, कितने दूध के धुले हुए हैं और कितने बेदाग हैं। ऐसी स्थिति में अब बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को अपने विरोधियों पर व उनके करीबी रिश्ते नातों आदि पर भी खासकर उनके कारोबार को लेकर कुछ भी आरोप लगाने का
व टीका टिप्पणी आदि करने का भी कोई नैतिक अधिकार नहीं रहा है। किंतु फिर भी अब ये लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ में अपनी नैतिकता को भी दरकिनार करते हुए वे अपनी सभी मान मर्यादाओं की हदों को भी पार करते हुए यहाँ उत्तर प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में खासकर बीएसपी की मजबूती को देखकर वे इसे सत्ता में आने से रोकने के लिए तथा इनके कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने के खास मकसद से ही आए दिन यहाँ कभी हमारी पार्टी के ऊपर तो कभी परिवार वालों के कारोबार को लेकर वे इनसे दूसरी पार्टियों की कंपनियों को भी जबरदस्ती जोड़कर उसे फिर एक या दो बिकाऊ वे मैनेज किए गए चैनल वे अखबारों आदि में जानबूझकर गलत, झूठे, तथ्यहीन वे अनाप शनाप खबरें दर्शाते व प्रदर्शित करवाते रहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ मैं विरोधी पार्टियों को ये भी कहना चाहती हूँ कि मेरे परिवार के लोग जो भी छोटा मोटा कारोबार पिछले काफी वर्षों से कर रहे हैं और यदि वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार को इनके कारोबार में कुछ गड़बड़ी नजर आ रही थी तो फिर ये लोग अपने अब तक के हुए आधे शासन काल में अभी तक क्या कर रहे थे। चुनाव के नजदीक ही इनको मेरे परिवार के कारोबार में गड़बड़ी नजर आई। इनकी सरकार को बने हुए 2.5 साल से ज्यादा हो गया है तो अभी तक ये लोग क्या कर रहे थे। अर्थात अब चुनाव के दौरान इनको हमारी पार्टी व खासकर मेरे परिवार के कारोबारी लोगों में सभी कमियां नजर आने लगी हैं, ये भी सोचने की बात है। जबकि इस मामले में बीजेपी के ये लोग अपनी खुद की पार्टी के व अन्य दूसरी विरोधी पार्टियों के परिवार वालों के खिलाफ दूर दूर तक भी अभी तक कुछ भी कार्रवाई करते हुए हमें नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये सब बीजेपी एंड कंपनी के लोगों की दलितों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता नहीं है तो ये सब और क्या है। लेकिन इन सब के बावजूद भी अच्छी बात यह है कि बीजेपी के इस घिनौने हथकंडे से भी हमारी पार्टी को नुकसान नहीं बल्कि जबरदस्त फायदा ही पहुंच रहा है, जिस पर अब आगे कोई भी प्रतिक्रिया व सफाई आदि देना हमारी पार्टी उचित नहीं समझती है। अर्थात अब इनके इस किस्म के घिनौने षड्यंत्र व हथकंडे से उत्तर प्रदेश की आम जनता ये सोचने के लिए भी मजबूर हो गई है कि उत्तर प्रदेश में इस बार बीएसपी ही सत्ता में आ रही है और ऐसी स्थिति में यहाँ थोड़ा बहुत ढीला पड़ा वोट भी अब और भी ज्यादा सक्रिय होकर बीएसपी को सत्ता में लाने के लिए पूरे जी जान से जुट जाएगा। जिस प्रकार के ये लोग हरकतें कर रहे हैं, ऐसा मुझे अपने पूर्व के अनुभवों को ध्यान में रखकर ये पूरा भरोसा भी है। और इस मामले में वैसे भी आम लोगों को ये मालूम है कि जब भी विरोधियों ने बीएसपी की छवि को धूमिल करने के लिए खासकर चुनाव के दौरान व इससे कुछ समय पहले भी इस किस्म के जो भी घिनौने हथकंडे इस्तेमाल किए हैं तो तब हमारी पार्टी और भी ज्यादा मजबूत व ताकतवर बनकर उभरी है। और इसके अनेकों उदाहरण आप लोगों के सामने हैं, उन्हें यहाँ मैं फिर से दोहराना नहीं चाहती हूँ। इसलिए बीजेपी एंड कंपनी के लोग बीएसपी के राजनीतिक लाभ के लिए अब जो भी ये घिनौने हरकतें कर रहे हैं इससे हमें नुकसान नहीं हो रहा है। ये जो बीएसपी के राजनीतिक लाभ के लिए अब जो ये घिनौने हरकतें कर रहे हैं तो उसके लिए भी आज मैं फिर से उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। किंतु इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि यदि बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं एवं प्रवक्ताओं को भी खासकर बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उनके परिवार की भी संपत्ति का हिसाब किताब जानने का कुछ ज्यादा ही शौक है तो उन्हें पहले अपनी जातिगत द्वेष
व बीमार मानसिकता को त्याग कर फिर देश के सभी राजनीतिक पार्टियों के कम से कम 300 सर्वोच्च नेताओं की खुद की अपनी संपत्ति व उनके परिवार एवं नजदीकी लोगों की भी संपत्ति का, इनके राजनीति में आने से पहले का व उसके बाद का भी, अभी तक का भी पूरा ब्यौरा प्रकाशित करने की भी मांग इन्हें केंद्र में अपनी भाजपा सरकार से जरूर करनी चाहिए। इससे फिर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं व उनके परिवार की भी संपत्ति का खुद ही खुलासा हो जाएगा और फिर लोगों को सभी के साथ इंसाफ करने में भी आसानी होगी। इसके साथ साथ अंदर अंदर एक ये भी आम चर्चा है कि अपने देश में ही रखे हुए काले धन को सफेद करने के लिए केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा अभी तक जो भी स्कीम लाई गई है तो वह केवल इनके कुछ खास लोगों को ही फायदा पहुंचाने के लिए लाई गई बताई जा रही है। और यदि केंद्र सरकार द्वारा उन लोगों के भी नाम आम जनता में उजागर कर दिए जाते हैं तो फिर बीएसपी के ऊपर आए दिन भ्रष्टाचार का गलत आरोप लगाने वाली खासकर बीजेपी की सही असलियत पूरे देशवासियों के सामने आ जाएगी। इसके साथ ही अब मैं केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले के बारे में ये भी कहना चाहती हूँ कि इनके नोटबंदी के 50 दिन से भी ज़्यादा दिन गुजर जाने के बाद भी अभी तक भी बीजेपी के लोग और खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश को अपने वायदे के मुताबिक ये नहीं बता पा रहे हैं कि इनके इस नोटबंदी के अभियान के परिणाम स्वरूप पूरे देश भर में कितना काला धन पकड़ा गया है, कितना भ्रष्टाचार कम हुआ है और कितनी जाली करेंसी नोट को सुहा किया गया है तथा कितने भ्रष्ट लोग अब तक पकड़े गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं करके श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अब इन शंकाओं को और भी ज्यादा मजबूती प्रदान कर दी है कि इनका नोटबंदी का ये फैसला वास्तव में राजनीतिक स्वार्थ के तहत ही लिया गया है ताकि फिर खासकर यहाँ उत्तर प्रदेश विधानसभा आम चुनाव के दौरान इनकी लोकसभा चुनावी वायदा खिलाफी पर से व इनकी सरकार की अन्य और विफलताओं पर से भी जनता का ध्यान बांटा जा सके। इस प्रकार से अपने राजनीतिक स्वार्थ में बिना पूरी तैयारी के लिए गए इनके इस अपरिपक्व नोटबंदी के फैसले के कष्ट से अब उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की आम जनता इतनी ज्यादा दहशत व आतंकित हो गई है कि वह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हर भाषण व हर बजट की आहट पर सहम जाती है कि पता नहीं अब क्या नई मुसीबत उनके ऊपर आने वाली है। और इतना ही नहीं बल्कि अब ये सरकार अपनी हर गलत नीति व गलत कार्यशैली को जबरन राष्ट्रवाद एवं देशभक्ति से जोड़ देती है ताकि इनको इसकी आड़ में कुछ कम आलोचना सहनी पड़े। जबकि इस सरकार की वास्तविकता ये है कि इनके शासनकाल में खासकर अब गरीबों व किसानों पर दोहरी मार पड़ी है। सीमा पर भी ज्यादा जवान शहीद हुए हैं तथा केंद्र में इनके आने के बाद किसानों द्वारा आत्महत्या करने की भी घटनाएं काफी बढ़ी हैं। और इसके सरकारी आंकड़े ये बताते हैं कि सन 2014 में कर्ज व आर्थिक तंगी की वजह से लगभग 5,650 किसान अपनी आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुए, जबकि सन 2015 में इनकी संख्या काफी बढ़कर अब लगभग 8,007 हो गई है। लेकिन केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार इस मामले में कुछ भी ठोस कदम उठाने की बजाय अब इस सरकार ने भी देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का लगभग
1,14,000 करोड़ रुपए का कर्ज आसानी से और बड़ी चुप्पी से माफ कर दिया है। ये सब अब छिपने वाला नहीं है। और इतना ही नहीं, बल्कि अपनी जातिवादी व सांप्रदायिक सोच के होने की वजह से अब केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार में भी यहाँ हर स्तर पर खासकर दलितों, पिछड़ों व अल्पसंख्यकों का काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न हो रहा है, जिससे दुखी होकर अब इन वर्गों के लोग इस पार्टी का नाम लेना तक भी पसंद नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में अब ये भारतीय जनता पार्टी खासकर दलित वर्ग के लोगों को अपनी ओर रिझाने के लिए इनके मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अक्सर किसी न किसी रूप में गुणगान ही करती रहती है। लेकिन इस मामले में बीजेपी व खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को इनके इन अनुयायियों को इतना नासमझ व सीधा साधा आदि नहीं समझ। तो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सुन रहे थे। अपने जन्मदिन के मौके पर मायावती ने जमकर निशाना साधा न सिर्फ एसपी, कांग्रेस और बीजेपी पर, बल्कि ये भी कहा कि नोटबंदी के बाद क्या कुछ हुआ है, क्या तस्वीर देश में उभर कर सामने आई है, कितना पैसा आया है आरबीआई के पास और कितना भ्रष्टाचार कम हुआ है, कितने लोगों को पकड़ा गया है, इस बात की जानकारी सरकार को देनी चाहिए। आज मायावती का जन्मदिन है और इस मौके पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की लखनऊ में बड़ी बातें कही और कहा कि मेरा जन्मदिन सादगी से बनाया जा रहा है। मोदी सरकार मेरे परिवार और रिश्तेदारों को निशाना बना रही है। 2.5 साल से ज्यादा मोदी सरकार को हो गया है। अगर उन्हें मेरे परिवार के कारोबार में कोई कमी नजर आती थी तो पहले कार्रवाई क्यों नहीं की। और बीजेपी की ऐसी हरकतों से यूपी में बीएसपी की सरकार बनेगी। बाकायदा बीजेपी को धन्यवाद भी दिया, कहा कि मैं आभार व्यक्त करती हूँ, उनके ऐसे हथकंडों से हम मजबूत हो रहे हैं। मोदी सरकार ने वादे पूरे नहीं किए। और साथ ही साथ मायावती ने यह भी कहा कि नोटबंदी से पहले के 10 महीनों का हिसाब बीजेपी दे, बीजेपी अपने पैसों का हिसाब दे। ये मांग बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने की और कहा कि नोटबंदी के बाद क्या सूरत बनी है यह भी बताया जाना चाहिए सरकार की तरफ से। अखिलेश सरकार ने लोगों को लूटा है। पिछले 5 साल में कांग्रेस ने कई वक्त तक उत्तर प्रदेश में राज किया, केंद्र पर राज किया, लेकिन कांग्रेस अभी ऑक्सीजन पर है, मायावती ने कहा। अभी भी मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सीधे रुक करेंगे। समय से ठोस कानूनी कार्यवाही भी सुनिश्चित होते हुए देखना चाहते हैं। इसके साथ ही अब ये लोग अपने आत्मसम्मान व स्वाभिमान के साथ साथ संविधान में इन्हें खासकर समानता, बराबरी व आरक्षण आदि के जो भी कानूनी अधिकार मिले हैं तो उनको अब ये लोग वास्तव में यहाँ जमीनी हकीकत में लागू होते हुए देखना चाहते हैं, जिसके लिए अब ये लोग जब अपनी पार्टी बीएसपी के माध्यम से अपने पैरों पर खड़े होने की पूरी कोशिश में लगे हैं तो अब इन पर व बीएसपी के ऊपर भी यहाँ विरोधी पार्टियों के लोग जातिवादी होने का अक्सर ये गलत आरोप जानबूझकर ही लगाते रहते हैं ताकि बीएसपी में दलितों के अलावा अन्य वर्गों के लोग ना जुड़ सकें। जबकि वास्तव में हमारी पार्टी ने अपने चारों शासनकाल के दौरान यहाँ दलितों के साथ साथ अन्य सभी वर्गों के हित व कल्याण का भी पूरा ध्यान रखा है। इसके अलावा भी भाजपा व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सरकार ज्यादातर मामलों में कांग्रेस पार्टी व उसकी केंद्र की रही सरकार की तरह से ही जन अपेक्षा से विश्वासघात करने वाली ही सरकार साबित हुई है। और इस क्रम में इन्होंने अपनी सरकार की सत्ता के नशे में पुरानी स्थापित लोकतांत्रिक मान्यताओं व मर्यादाओं व परंपराओं को भी कुचला है, जिसकी कीमत भी चुकाने के लिए आगे इनको जरूर तैयार रहना चाहिए। इस प्रकार जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने जन अपेक्षा की परवाह नहीं करके अपने मनमाने तौर पर जनहित के विरुद्ध लगातार काम किया तो आज इस पार्टी के बुरे काम का बुरा नतीजा सबके सामने है। परंतु अब भाजपा व श्री नरेंद्र मोदी अपने आरएसएस के एजेंडे के हिसाब से
देश को चलाने के क्रम में अगर कांग्रेस पार्टी से भी 2 कदम आगे निकल जाना चाहती है और जिसके चलते इन्होंने जो अहंकारी रवैया व तानाशाही प्रवृत्ति अपना रखी है और जिससे देश की लगभग 90% जनता कंगाल सी ही बन गई है और घुट घुट कर जीने को भी मजबूर हो रही है, तो उसकी सजा के लिए भी इनको लोकसभा चुनाव से पहले ही वर्तमान में यहाँ उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में ही भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। भाजपा व श्री नरेंद्र मोदी सरकार को कम से कम अब ये जरूर समझ लेना चाहिए कि यहाँ खासकर उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में ओपिनियन पोल व पोल सर्वे आदि को भी धन के बल पर मैनेज करने से तो कुछ समय के लिए इनका काम जरूर चल जाएगा, लेकिन इसका रिजल्ट आने के बाद नहीं। और इतना ही नहीं बल्कि नोटबंदी के जबरदस्त दुष्प्रभाव व उससे उत्पन्न जनपीड़ा से दुखी व पीड़ित देश के लगभग 90% गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी, कर्मचारी व अन्य मेहनतकश एवं मध्यम वर्गीय ईमानदार लोगों के जख्मों पर और ज्यादा नमक छिड़कते हुए ये कहना कि नोटबंदी का चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ये बीजेपी के लोग कहते हैं, क्योंकि इन पीड़ित लोगों ने अपनी नाराजगी व आक्रोश व्यक्त करने के लिए कहीं पर ना तो कोई आंदोलन किया है और ना ही धरना प्रदर्शन आदि किया है और ना ही इनकी परिवर्तन यात्राओं के दौरान भाजपा नेताओं व इनके केंद्रीय मंत्रियों को काले झंडे आदि दिखाए गए हैं। अर्थात इनका ये सोचना न केवल अनुचित व दुखदायी है बल्कि ये पीड़ित लोगों के प्रति क्रूरता का प्रदर्शन भी है व खुलेआम इनका मजाक उड़ाना भी है, जिसका सही जवाब यहाँ हो रहे विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की आम जनता इन्हें जरूर देगी। और अब भाजपा व श्री नरेंद्र मोदी की सरकार का भी वही बुरा हाल खासकर यहाँ की जनता जरूर करेगी जो हाल उसने कांग्रेस पार्टी का किया है पूर्व में। इस प्रकार से बीजेपी व श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जनता को अच्छे दिन का वादा करके उन्हें बुरे दिन बहुत ज्यादा दिखा दिए हैं। परंतु अब जनता की बारी आई है, इसलिए अब भाजपा को उनके लिए अच्छे दिन के बाद अब बुरे दिनों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अर्थात उत्तर प्रदेश की जनता भी अब बिहार की तरह ही यहाँ हो रहे विधानसभा चुनाव में भाजपा को जरूर करारी हार देने वाली है। इसलिए इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए अब हमारी पार्टी का ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि बीजेपी व इनकी केंद्र सरकार का राष्ट्र हित के नाम पर देश में काला धन व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का इनका ये नोटबंदी का फैसला राष्ट्र व जनहित में न होकर पूर्ण रूप से राजनीतिक स्वार्थ से ही निहित भरा लग रहा है और इसकी सजा अब उत्तर प्रदेश सहित देश के 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में यहाँ की जनता इनको जरूर देगी। चाहे इसके लिए चुनाव के दौरान भी ये पार्टी अपने राजनीतिक स्वार्थ में अपनी केंद्र की सरकार के बुलाए गए बजट सत्र में अपने बजट में कितने भी जनता को लुभावने वाले फैसले क्यों ना ले ले। इसके साथ साथ अपने लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र की तरह अब विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भी कितने ही बढ़िया प्रलोभन भरे वायदे क्यों ना कर ले। अर्थात इस बार उत्तर प्रदेश की जनता इनके लोकसभा चुनावी वायदा खिलाफी व बिना पूरी तैयारी के लिए गए नोटबंदी के फैसले की वजह से अब किसी भी कीमत पर इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। तो बीजेपी पर जमकर निशाना साध रही है मायावती का कहना कि नोटबंदी का फैसला सरकार ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए लिया था और इससे कोई फायदा नहीं हुआ। बीजेपी सरकार अहंकार में डूबी है। यूपी की जनता विधानसभा चुनावों में जवाब देगी। बीजेपी बुरे दिनों के लिए तैयार रहे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक